हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो हमारा मेन डिस्कशन चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम यूपीएससी मेंस 2025 का। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, अभी जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जीएस 1 का। अब आप सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होगी कि यूपीएससी जो अपने एग्जाम होता है वो किस तरीके से लेता है, कितने स्टेजेस में लेता है, किस पैटर्न में लेता है। तो देखिए एक कुछ छोटा सा ओवरऑल बता देता हूँ फटाफट कि अगर हम यूपीएससी की बात करें ना, कि ये 3 स्टेज में अपना एग्जाम लेती है। पहला है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जब आप ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है, आप अपने जो पसंदीदा जो सर्विस चुनना चाहते हो उसमें। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें आपका 2 पेपर होता है प्रीलिम्स में। एक होता है जीएस जिसे हम जनरल स्टडी कहते हैं, और दूसरा होता है सी सेट। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो यानी कि जीएस का पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का। वहीं पे अगर हम सी सेट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 80 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है। तो ये भी आपको होता है कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और इसके लिए आपको क्या होना होता है, कट ऑफ लिस्ट में आना होता है। अगर आप इस 100 क्वेश्चन में से 55 से 60 क्वेश्चन भी आप करेक्टली अटेम्प्ट करते हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपको एनी हाउ कुछ भी करके सी सेट में 33% से ज़्यादा लेके आना होता है, तभी जाके आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, वरना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आप पहुंचते हैं जो सेकंड स्टेज होता है मेंस। मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास लिखने के लिए 3 घंटे होते हैं, मीन्स 180 मिनट्स होते हैं, और एक आंसर को पूरा ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास 9 मिनट का टाइम रहता है। इस 9 मिनट में आपको आंसर को मतलब क्वेश्चन भी समझना है, आंसर को एनालाइज भी करना है, क्या आपका आंसर होना चाहिए और कितना इफेक्टिव आंसर होना चाहिए। वर्ड की बात करते हैं तो हर एक पेपर में अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको 150 वर्ड्स में अपने आंसर कंप्लीट करने होते हैं। वहीं पे बात करें फिर 11 से लेकर के जो 20 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 15 मार्क्स के, इसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो इसमें जो पेपर होते हैं मेंस में 9 पेपर होते हैं, जैसे 4 तो जीएस का हो गया, जैसे भी हम जीएस का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से GS1, GS2, GS3 एंड GS4। उसके बाद होता है आपके पास 2 लैंग्वेज का पेपर, फिर ऐसे एंड 2 ऑप्शनल पेपर। तो मिलाकर के टोटल कितने हो गए आपके पास, 9 पेपर हो गए। हर एक जीएस के पेपर में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। जैसे जीएस का पेपर 1 है तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपका एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियाज स्ट्रगल मूवमेंट ये कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें किसके बारे में, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने क्लास 9th की हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आप किसी भी अच्छे ऑथर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। वहीं पे GS1 के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आई आर मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, ये आपको GS2 के लिए पढ़ने होते हैं। GS3 के लिए इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड फूड, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। GS4 के लिए एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेक्ट्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशंस, पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको एथिक्स के लिए मीन्स GS4 के लिए पढ़ना होता है। बाकी रहा जो ऑप्शनल है वो आप जो अपने अकॉर्डिंग जो चुनते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल है PSIR, तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वो मुझे पढ़ना पड़े, तो वो आपको ऑप्शनल पे डिपेंड करता है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सबको ऑप्शनल अलग अलग होता है।
उसके बाद आपका 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जब आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आप यूपीएससी जैसा जो टफेस्ट एग्जाम होता है वो आप पास करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है जो हमारा एआई है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। बहुत ही आसान भाषा में समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन को आज के टाइम पे जो हम जीआईएस और आरएस टेक्निक यूज के साथ अगर हम लोकेशनल और एरियल प्लानिंग में कैसे यूज किया जा सकता है, इसको आपको समझाना था। कितने वर्ड में? 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताना था। सबसे पहले हम समझेंगे जीआईएस क्या होता है, फिर आरएस के बारे में, तब हम बात करेंगे कि हमारा जो मेन आंसर है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें अगर किसके बारे में, जीएस। उससे पहले मैं ना इसको इरेज कर देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। देखो, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जीआईएस। जीआईएस का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका मतलब समझिए ये होता क्या है। मतलब ये एक ना कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जो कि मैप्स प्लस डाटा प्लस मतलब मीन्स और प्लस डाटा को ये क्या करता है, कंबाइन करता है, और जिससे क्या होता है, बनता है मतलब जिसमें हमारा लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे रोड, रिवर, फिर आपका लैंड यूज, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन, तो इन सबको वो क्या करता है, डिजिटली मैप पर प्लॉट करके एनालाइज करने का काम करता है। तो उसे हम कहते हैं जीआईएस। एग्जाम्पल से, जब हम स्मार्ट सिटी की प्लानिंग करते हैं या जिस एरिया में बाढ़ आने के चांसेस होते हैं मानसून के टाइम पे, तो उन एरिया को हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, उसका मैप बनाते हैं। तो ये होता है हमारा जीआईएस। अच्छा देखो, मैंने ना यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, लैंड यूज। जब आपने क्लास 10th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, तो उसमें आपने लैंड यूजेस के बारे में एक टॉपिक पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो आपको बताना है लैंड यूजेस का, जो लैंड यूज है उसका मतलब क्या है। ऐसे आप कॉमन सेंस के बेस पे भी बता सकते हो। अगर आपने बुक्स पढ़ी है तो आपको बताना है लैंड यूज का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आरएस के बारे में। आरएस हमारा क्या है? अगर हम आरएस की बात करें तो इसको कहा जाता है रिमोट सेंसिंग। क्या कहा जाता है इसको? रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है? तो इसका मतलब वो है कि सैटेलाइट या ड्रोन सेंसर से डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बिना लैंड पे टच हुए या बिना ग्राउंड को टच किए हुए। जैसे अभी कैसे करेगा, या तो वो फोटो कलेक्ट करेगा, उसको इमेज करेगा, इमेजेस के द्वारा या फोटो के द्वारा वो क्या करता है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, क्रॉप, वेदर, इन सबको ये क्या करता है, मॉनिटर करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं ड्रॉट मॉनिटरिंग, जो कि क्या करता है, फॉरेस्ट कवर मैपिंग या साइक्लोन को क्या करता है, ट्रैक करने का काम करता है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा रखी है, जो अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ना, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। तो आपको अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने में हेल्पफुल मिल जाएगा। अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आप लिख सकते हैं। वैसे ही वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्या है, इजी वे में समझाया। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। अब हम बात करते हैं आंसर के बारे में। इसका आंसर क्या है? देखो, सबसे पहले ना अगर हम बात करें रोल ऑफ एआई के बारे में, तो एआई का क्या रोल होता है। तो देखो, एआई के अगर हम एल्गोरिदम की बात करें ना, तो ये लार्ज स्केल पर क्या करता है, डाटा को एनालाइज करने का काम करता है। डाटा को एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है, आइडेंटिफाई पैटर्न में जो भी लैंड यूज है, या अगर हम अर्बन स्प्रॉयल की बात करते हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके रिगार्डिंग में ये क्या करता है, मैपिंग करने का काम करता है। अगर हम इसकी प्रेडिक्टिविटी मॉडल्स की बात करें तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, मतलब एआई और किस चीज़ में हेल्प कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट करने में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करता है, जैसे अगर हम फ्लड्स की बात करें, यानी कि उस एरिया में जहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा हैं,
या अगर हम वेदर की बात करें तो ये वेदर को कैलकुलेट करके मॉनिटरिंग करके ये बता सकता है कि किस जगह पे कैसा वेदर है। तो हम लार्ज स्केल पर कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, डिजास्टर को मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ अगर बात करें तो सिर्फ इतने में ही नहीं, जैसे लैंड को क्या करता है, एनालाइज करके मॉनिटरिंग करके ये अर्थ की जो मूवमेंट, मतलब जो लैंड की जो मूवमेंट्स हैं उस बेसिस पे बता सकता है कि अर्थक्वेक की चांसेस है। ट्रैफिक प्लानिंग की बात करते हैं या जो रिसोर्सेज एलोकेशंस होते हैं, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मशीन लर्निंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग इनहेंस एक्यूरेसी इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजनरी, आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट। वहीं पे अगर हम बात करें किस, देखो इसी में अगर हम बात करते हैं ना किस बारे में, GIS प्लस RS, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग की बात करें, ये दोनों मिलके मैप्स बनाते हैं और रियल टाइम में क्या करते हैं इसको, इससे हम मॉनिटरिंग करते हैं। ये आपको इसका क्या देखने को मिल जाएगा, इसका रोल देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक आता है, रोल ऑफ ड्रोन। यहाँ पे तो हमने अभी AI के बारे में बात करी थी, ड्रोन की भी बात करते हैं। तो इन सब का जो इंटीग्रेशन होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी प्लानिंग में कर सकते हैं, PCS एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, वाटर सीड्स और लैंड यूज प्लानिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लानिंग ऑफ, एक मिनट, हाँ, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हाई रिजोल्यूशन रियल टाइम जो एरियल डाटा होता है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एरिया पे, ठीक है। यूजफुल रहता है किसमें, गांव की मैपिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर को मॉनिटरिंग करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, इंक्रोचमेंट। वहीं पे बात करते हैं, ये इनेबल रहता है क्विक सर्विस से देखने को मिलेगा, और इन एक्सेसिबल रीजन्स में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे इसका सर्वे देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करता है टाइम और कॉस्ट को क्या करने में, रिड्यूस करने में। मतलब ये हमारा काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉस्ट इफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ GIS एंड RS, तो GIS वो इंटीग्रेट करता है स्पेटिकल्स एंड नॉन स्पेटिकल्स डाटा, जो कि डिसीजंस मेकिंग यानी कि डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किस चीज़ में डिसीजन लेगा वो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अर्बन ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, इनके रिगार्डिंग में डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। RS की बात करते हैं, ये क्या करता है, हमें कंटिन्यूस जो होता है जो डाटा होते हैं वो प्रोवाइड कराता है, किसके द्वारा, सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, जो कि मॉनिटरिंग करता है फॉरेस्ट, कॉस्ट मतलब जो कोस्टल एरिया होते हैं यानी कि समुद्री तट के साइड का, फिर वाटर बॉडीज जैसे कि लार्ज जो लेक हो गए, रिवर हो गए, और एग्रीकल्चर फील्ड का। तो उसमें वो क्या करता है, कंटिन्यूसली हमें मॉनिटर करके डाटा प्रोवाइड कराता है। टुगेदर अगर हम दोनों की बात करें, क्या करता है, एक क्रिएट करता है लेआउट ऑफ मैप्स, जो कि गाइड करता है कि इसके लिए पॉलिसी मेकर्स जो भी पॉलिसी बनाते हैं उनको किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए, उनके लिए वो कहीं ना कहीं क्या करता है, गाइड करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा जो दोनों AI के द्वारा जो मैपिंग की जा रही है उसकी बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जोनिंग एंड लैंड जो सुटेबिलिटी होती है उसको भी वो क्या करता है, एनालाइज करता है। इंटीग्रेशन ऑफ प्लानिंग की बात करें तो AI प्रोसेस सैटेलाइट एंड ड्रोन डाटा। तो AI क्या करता है, किसके प्रोसेस को, जो AI है वो प्रोसेस करता है किसका, सैटेलाइट एंड जो भी हमारा क्या होता है, डाटा ड्रोन होता है। GIS ऑर्गेनाइज करता है एंड RS क्या करता है, कंटिन्यूसली इनपुट प्रोवाइड करता रहता है। एप्लीकेशंस इंक्लूड इसमें जैसे क्या क्या चीज़ें आपको शामिल देखने को मिलेगा, स्मार्ट सिटी प्लानिंग, यानी कि जब कोई भी एक स्मार्ट शहर बनाने की बात आती है तो वहाँ पे उसमें हेल्प देखने को मिल जाएगा। जो वाटर सीड मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से हम वाटर सीड को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रोन एरिया मैपिंग, यानी कि जिस एरिया में डिजास्टर आने वाले होते हैं तो उस जगह को हम किस तरीके से मॉनिटरिंग करके जो हमारा
डिजास्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो AI विथ ड्रोन्स एंड GIS ये काफ़ी ज़्यादा क्या है यूज किए जाते हैं। किसके लिए, तो सरकार के द्वारा एक स्कीम लेके आई गई थी जिसका नाम क्या था, SVAMITVA स्कीम, जो कि क्या करता है, जो विलेज की जो गांव की जो जमीन है उसको वो क्या करने का काम करता है, एक्यूरेट एनालाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। अब इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, अगर हम AI, ड्रोन, GIS और RS, तो काफी ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्ट्रेंथिंग्स देखने को मिलेगा, यानी कि एक मजबूती देखने को मिलेगा लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग के लिए, जो कि प्रोवाइड कराएगा क्या, एक एक्यूरेट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड रियल टाइम सॉल्यूशन, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगा किसके लिए, एक सस्टेनेबल और इफेक्टिव डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का आंसर, मतलब जिसमें हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसको हम क्या कर सकते थे, अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते थे। होप सो कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और हम क्या क्या आंसर इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। उसके बाद मतलब 4 क्वेश्चन और रह गए, 16, 17, 18, 19 एंड 20 में 5 क्वेश्चन और रह गए। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो GS2 का डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपना एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। एशियंट हिस्ट्री यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और जो अपना GS का सिलेबस है उसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। GS1 के लिए क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ में आपको प्रीलिम्स की भी वीडियो साथ में आपको क्या क्या देखने को मिलती रहेगी। जैसे अभी रिसेंटली हमने 2025 का क्या किया था, प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था GS का, उसका सेट 1 हमने एनालाइज किया है। एक मिनट, तो जिसमें आपको क्या है, प्रीलिम्स की वीडियो देखने को मिलेगी। मैंने जैसे भी बताया 2025 का जो GS जो पेपर था उसका हमने अभी क्या किया, सेट 1 कंप्लीट किया है। इसके आपके शॉर्ट्स एंड फुल डिस्कशन जो कि हमने पार्ट बाई पार्ट डिस्कस किया वो भी देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इसकी कंप्लीट आपको 27 ईयर UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एनालाइज आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ आप अपलोडेड है, आप वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आंसर राइटिंग आपको मिलती रहेगी बीच जैसे भी हम डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में आपकी M लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर दी गई है, वो भी आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। NCERT क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक में फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट कर दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं उसका रिवीजन भी करवा दूंगा जैसे ही हमारा GS1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद और आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें हमने क्लास 10 तक हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। 11-12 भी कंप्लीट कर लेंगे अब बहुत जल्द आपको 11-12 की भी देखने को मिल जाएगी इकोनॉमिक्स। बस थोड़ी सी उसके रिसोर्सेज की कमी है, जैसे वो रिसोर्सेज आ जाएगी मेरे पास तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये सारी चीज़ आपको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। साथ साथ में आपको शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे किसके, CA के, यानी कि करंट अफेयर के, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में बहुत सारे ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप पे चैनल है वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।